नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आज खासतौर से हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। जी हां, गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह वहां 3 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से उन्होंने तमाम वहां के जो नेता हैं पार्टी के और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए एसआईआर की, तो इसको लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग जो है आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे, साथ ही विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस साल के आखिरी दिन अगर बात की जाए तो कैबिनेट ने कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और उसके जरिए कितना लाभ आम जनता को मिलेगा। किस तरीके से साल के आखिरी दिन भी एक तोहफा जो है वो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आम जनता को दिया है। और बात करेंगे अयोध्या धाम की भी, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से द्वादशी महोत्सव मनाया गया है, कितना महत्वपूर्ण रहा, कितना भव्य और दिव्य ये था, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ डालेंगे नजर नए साल के मौके पर किस तरीके से जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनावी तैयारियों पर किया मंथन, दिया जीतने का मंत्र। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर नहीं थम रहा बवाल। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से शिकायतों को बताया साजिश। नए साल की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कैबिनेट ने की बड़ी सौगात, 2 हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। नासिक सोलापुर 6 लेन हाईवे सहित ओडिशा के लिए भी एक अहम सड़क परियोजना को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में श्रद्धापूर्वक मनाई गई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समय करता है सबका न्याय। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों ने तुष्टीकरण के लिए अयोध्या को बनाया उपद्रव और संघर्ष का अड्डा। और नए साल के स्वागत को लेकर देश विदेश में जबरदस्त उत्साह। जश्न के लिए पहाड़ से लेकर धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। राष्ट्रपति ने बधाई देते हुए कहा, नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन कोलकाता में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही राज्य की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और घुसपैठ और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों के लिए भी ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री ने अपना समय पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित किया। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीति तय करने के लिए गृह मंत्री ने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ने के लिए बीज मंत्र दिए। इसके बाद साइंस ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जोश भरने का काम किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार साइंस सिटी ऑडिटोरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस बार दिल पे लिख लो हमारी सरकार। अमित शाह की कोशिश हर हाल में पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की है और ये ऐसे ही नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी और 3 पर विजयी हुई, जबकि साल 2021 में 293 पर चुनाव लड़ी और 77 पर विजय हासिल की। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुताबिक गृह मंत्री ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर तृणमूल सरकार को घेरा। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि ममता बनर्जी माँ, माटी, मानुष के नारे के साथ बंगाल में सत्ता में आई थी, लेकिन बंगाल की माताओं का सम्मान ही सुरक्षित नहीं है। आरजी कर अस्पताल की घटना समेत बलात्कार की एक के बाद एक घटनाएं इसका प्रमाण है। घुसपैठिए बंगाल की माटी पर कब्जा कर रहे हैं और मानुष यानी लोग पलायन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य की रक्षा करने का संकल्प भी करवाया। अमित भाई साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद उनको इतना डरने का कोई वजह नहीं थी। वो इतना चिलबिला खिलबिला कर रही थी क्यों? कहाँ एक मंच पे थी, वहां से इतना पागल की तरह बात क्यों कर रही थी? पश्चिम बंगाल में स्पेसिफिकली कोलकाता में जिस टाइप के जन जागरण हुआ है उसके वो अमित शाह जी को तो पता ही है, क्योंकि पूरा दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल का लोग, आम नागरिक सब तैयार हो गया। तृणमूल का ये जो दुर्नीति का सिंडिकेट, इसको उखाड़ फेंकने के लिए, घुसपैठियों को से पश्चिम बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए।
पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में जीतने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ने को कहा। ये चुनावी बिगुल नहीं, आप कह सकते हैं कि जीत का बिगुल बजा करके गए हैं अमित शाह जी, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं इस बार कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। हमारी लड़ाई जो है इस बार जो ये अनुप्रवेशकारी है इनके विरोध में रहेगी, घुसपैठियों के विरोध में रहेगी, और हम ये साफ साफ पश्चिम बंगाल की जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक एक को पकड़ करके जितने भी घुसपैठी हैं यहाँ से निकाला जाएगा। अमित शाह मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुके हैं कि बीजेपी बंगाल में विकास और गरीब कल्याण पर ध्यान देते हुए राज्य की विरासत को फिर से जिंदा करेगी। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब न्यूज नाइट में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद को लेकर भी। जी हां, एसआईआर विवाद को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की, तो वहीं चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कह दिया है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों या कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। सीईओ का कहना है कि संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इसके बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो यह गैरकानूनी होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर मचे सियासी बवाल के बाद ये मामला दिल्ली पहुंच गया है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लंबी मुलाकात की। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया में राज्य में हटाए गए वोटरों के नामों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। बैठक के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे 11 मुद्दों के साथ आए थे, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिला। तो वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार को ईसीआई द्वारा मंजूर किया हुआ बढ़ा हुआ मानदेय हर बीएलओ को तुरंत जारी करना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हाई राइज बिल्डिंग, गेटेड कम्युनिटी और झुग्गियों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी को यह पक्का करना चाहिए कि उनके जमीनी स्तर के राजनीतिक प्रतिनिधि चुनाव ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी को धमकाने में शामिल ना हो। ऐसे किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओज, ईआरओज और एईआरओज, ऑब्जर्वर वगैरह किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पर सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। देखिए, एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। 52 से ही एसआईआर होती आई है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अगर मतदाता सूची में अपात्र नाम है उनको हटाना चाहिए, कोई भी पात्र नाम है वो बाहर रह गया उसको जोड़ना चाहिए। यही एसआईआर की प्रक्रिया है। एसआईआर पर सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सवाल पूछा कि मतदाता सूची से अपात्र नामों को हटाने और नए पात्र नामों को जोड़ने में आखिर आपत्ति क्यों? एसआईआर विवाद को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल के बीच टकराव तेज हो गया है। बंगाल में एसआईआर में लॉजिक डिस्क्रिपेंसी की संख्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस की चिंता अब दिन के उजाले की तरह साफ है। इसी वजह से चुनाव आयोग तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर आ गया है। पुरुलिया के पाड़ा में एक बुजुर्ग की आत्महत्या की घटना को लेकर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मृतक दुर्जन मांझी के बेटे कनई मांझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी है। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे का बंगला में हस्ताक्षर है।
सवाल यह उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायती पत्र किसने लिख कर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर सीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, यह किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। धारा 16 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो यह गैर कानूनी होगा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के सरकारी पॉलिटिकल कॉलेज में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती और सचिव निर्वाचन आयोग एसबी जोशी, जिला निर्वाचन अधिकारी हावड़ा व अन्य अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करते हुए मतदाताओं की शिकायतों, दावों और आपत्तियों को गंभीरता से सुना। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और अंकित मिश्रा के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब न्यूज नाइट में आगे बढ़ते हैं, डालते हैं विशेष पर नजर। हमारा विशेष आज पश्चिम बंगाल एसआईआर चरम पर तनाव। जी हां, अगर देखा जाए जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों टीएमसी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, वो बार बार उनका नाम क्यों उछल रहा है, किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हफरा सेन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं। और शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सेन, आपसे समझना चाहूँगा मैं, जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग भी लगातार इस बात को कह चुका है कि आपत्ति आखिर क्या है, लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी और चुनाव आयोग की अगर बात की जाए, आमने सामने अब नजर आ रहे हैं, तकरार जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन आखिर ये तकरार है क्यों? आखिर क्यों टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अलग अलग तरीके से, हम कह सकते हैं चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उनको परेशान कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एबीटी, आंसारुल्लाह बांग्ला टीम। उनके जो नेता है जोशीमुद्दीन रहमानी, जेल से छूटने के बाद पहला वार्ता उन्होंने किसको भेजा था? अपने किसी घरवाले को नहीं, पहला वार्ता भेजा था ममता बनर्जी को। और वार्ता क्या था कि पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर दीजिए। ये डायरेक्ट वीडियो वार्ता भेजा था जोशीमुद्दीन रहमानी नामक एक टेररिस्ट नेता ने। मैं ये बोल रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये ऐसी सरकार चला रही है बंगाल में जो कि अनुप्रवेश घटा रही है। ये लोग घुसपैठियों को यहाँ पे अंदर ला रहे हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, राज्यसभा में भी ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। 450 किलोमीटर बॉर्डर का फेंसिंग अभी होना बाकी है। ये स्टेट गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही है। उसमें से 181 किलोमीटर के लिए पैसा केंद्र से ये ले चुके हैं तृणमूल सरकार, फिर भी 1 भी किलोमीटर जगह नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और कल जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो जगह देगी भी नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये लोग घुसपैठिया को अंदर घुसाना चाहते हैं और एक सिस्टम बनाया है कि घुसपैठिया आएंगे, नकली वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये लोग बनाएंगे और बना के इनको बोलेंगे कि ये लोग बंगाली है, ये लोग तो भारतीय है। यानी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अगर पीछे देखा जाए तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मैं ये बोल रहा हूँ, आप 2-4 दिन पहले सौगत राय जो कि एक वरिष्ठ एमपी है तृणमूल के, उनका स्टेटमेंट जाके देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेशियों को भी भरोसा है ममता बनर्जी पे। अरे हम ये मानते हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही सरकार चला रहे हैं, ये बंगाली भारतीयों का सरकार नहीं चला रहे हैं बंगाल में। और इसी कारण से ये लोग एसआईआर को लेके इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसे टूट पड़े हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा कि कौन सही वोटर है, कौन गलत वोटर है? ये तृणमूल कांग्रेस ठीक करेगी जो कि एबीटी वालों को वोटर बनाती है बंगाल के। ये लोग ठीक करेंगे। लेकिन जिस तरह की हरकत, जिस तरह का बर्ताव उनका रहा है चुनाव आयोग के कर्मचारियों के साथ, वो वाकई निंदनीय है। और खासतौर से सोफिया जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में अक्सर हम देखते हैं अगर कहीं मतभेद होते हैं, कहीं जगह मनभेद भी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति कि एक राज्य जो है उसको राष्ट्र से अलग करने के बाद इस तरह का एजेंडा जो है जहां चलाया जाता है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, डॉक्टर सेन ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन उसका कुछ प्रमाण अगर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। इस तरीके से कोई भी आतंकवादी, ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर हैं,
हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर है बंगाल के, और उनको प्रमाण कोई तो भी लेकिन आतंकवादी सोफिया जी लेटर कई और बार चिट्ठी सामने भी भेज आए दिया हैं। वार्ता है। है। ये मुझे लगता है प्रमाण के साथ बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, बिकॉज इसकी जानकारी मेरे पास मीडिया नहीं है। में जी दूसरी बात है, एसआईआर को लेके कभी भी हमने विरोध नहीं किया है। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि किसी भी देशवासी को, बंगाल वासी को परेशान न किया जाए, किसी जी भी बांग्लावासी का जो जो यहाँ के ये तो आप मानती हैं कि नागरिक विरोध है, हुआ उनका है। नाम ना कटे। अगर उनको परेशानी हुई, उनके नाम कटे, तो हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। जी बाकी घुसपैठिए को निकालने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी सोफिया जी बात है, किस ये लोग तरह का कहते हैं विरोध है? जमीनें नहीं मिली। जी आंदल, पेट्रापोल और कई जगह में मनमोहन सरकार के ही रेजिम में 2600 किलोमीटर की जो सीमा है, फेंसिंग है, वो की गई थी। और इनकी जो बहुमत की सरकार है, उसमें सिर्फ 800 किलोमीटर की फेंसिंग कराई गई। और उसके बाद देखिए बहुत सारे डेमोग्राफी है, नाले है, नदी है, पहाड़ है, बहुत सारे तकनीकी चीजें होती हैं, लेकिन बावजूद उसके गृह मंत्री के क्या हाथ इतने कटे हुए हैं कि ममता सरकार जो है उनके ऊपर हावी हो गई है। तो गृह मंत्री की अगर नहीं चल रही है वही तो उन्हें डेमोग्राफी रिजाइन कर लगातार देना चाहिए। बदलती जा रही है क्योंकि अपनी सोफिया जी। अपनी अप, 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 अपने अपनी जो गलती है वो दूसरे के सर पे मथना जो है, वो भाजपा सरकार को काफी अच्छे से आती है। चलिए, गलती यहाँ आपको नजर आती है, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया जाता है, वो कहां तक जायज लगता है? फिलहाल यहाँ पे शेखर आइए सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक अगर देखा जाए संवैधानिक संस्था जो लगातार हर स्तर पर हम कह सकते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और जब अक्सर हमने देखा है किस तरीके से जो बयान सामने आते हैं, उसके साथ साथ विरोध की अगर बात की जाए, हालांकि सोफिया जी तो कह रही हैं कि हमने विरोध नहीं किया लेकिन हम विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये किस तरह का विरोध है और हिंसक विरोध? मुकुल जी, एसआईआर के जो पहले ड्राफ्ट आने के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी में अंदर में एक हड़कंप मची है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं टेंशन आ गया है, इसीलिए क्योंकि जो नाम कटे हैं, यानी 7 करोड़ तो वोटर्स की बात हुई है जी फाइनल, ये अभी जो ड्राफ्ट आई है उसमें से 7.08 करोड़ का है, उसमें से 1.36 करोड़ को कहा गया भाई इनका नाम पूरा स्क्रूटिनी करना है जी, और जो कटे हैं देखिए उसमें 58.20 लाख। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, जहां जहां कटे अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे तृणमूल के विनिंग मार्जिन से ज्यादा है जी, कई जगह पर बराबर है। तो इसीलिए इनको एक प्रकार से डर आ गया है कि जो नाम कटे हैं, किसके कटे हैं, जो मरे हैं, जो मर चुके हैं अभी नहीं है, जो वहां से पलायन हो चुके हैं या वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, कई जगह डुप्लीकेट नाम है, इस तरह की लोग उनको लग रहा है कि एसआईआर के बाद तृणमूल की जो जिस प्रकार की पकड़ थी बंगाल पे जी, जिसको कोई हिला नहीं सकता, उनको लग रहा है इसके बाद जो इलेक्ट्रोल जो लिस्ट में जिस तरह की शुद्धिकरण हो रही है, ये शुद्धिकरण उनकी जो डोमिनेशन पिछले 15 साल से चल रही है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जो ममता बनर्जी का 4थी बार मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है उसमें थोड़ा मामला ढीला हो गया है, उसी वजह से कुतल-पुतल आप देख रहे हैं। इसके कारण कल ममता जी का भी जो भाषण, जिस भाषण को लेकर सब चर्चा हो रही है, जिस तरह धमकियां देना गृह मंत्री को, ये सारे तो लगता है कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रहा है कि क्या, क्योंकि बार बार यही था। देखिए, जो जब ममता विपक्ष में थी यही बात कह रही थी वामपंथियों के खिलाफ कि बड़ी साइंटिफिक रिगिंग होती है जी। नहीं तो बताइए, अगर जो मर चुके हैं उनके नाम हटाने में किसको क्या इतराज हो सकता है? बिल्कुल, जो वहां पे नहीं है उन पर क्या इतराज हो सकता है? लेकिन उनको लग रहा है कि जो बेनिफिट्स उन्हें मिलता था, क्योंकि फॉल्स वोटिंग तो चलती थी, ये तो सबको पता है उधर, अब उस पर जो चीजें हुई है, जो यानी उनकी विनिंग मार्जिन से ज्यादा कट गई है, ममता के स्वयं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है भवानीपुर में। बिल्कुल, वहां भी जो नाम है वोटर्स के वो सामने आए थे और उसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग ने अपनी बात भी रखी थी और अब मौका भी दिया जा रहा है उन तमाम जो हम कह सकते हैं खासतौर से पात्र वोटर हैं, और कोशिश भी यही है एसआईआर के जरिए। लेकिन खासतौर से डॉक्टर सैन, अगर देखते हैं अमित शाह का जो दौरे की अगर बात की जाए, ना सिर्फ उन्होंने वहां पर जीत का मंच भी दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो अपने आप में काफ़ी अहम है। घुसपैठ की बात की जाए, बढ़ते अपराध की बात की जाए, या महिला सुरक्षा को हम देखते हैं, तमाम ये ऐसे मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं
कहीं लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और हालांकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं सोफिया खान जी, उनका तो ये कहना कि जो डेमोग्राफी है वो दूसरे तरीके से बदल रही है। देखिए, पहले तो पिछले 15 साल में 7,000 कंपनियां बंगाल से चले गए हैं। They have gone on exodus from Bengal due to the apathy and incompetence of the West Bengal government. तृणमूल सरकार ने ऐसा एक माहौल बना के रखा है, तोलाबाजी का माहौल बना के रखा है और नॉन कोऑपरेशन का माहौल बना के रखा है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों को याद है कि पावर में आने से पहले लेकिन टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट में नंबर 1 हो गया है बंगाल। बहुत नंबर 1 है, पता है, सिर्फ तोलाबाजी में नंबर 1 है, तोलाबाजी में नंबर 1 है, अनुप्रवेश में नंबर 1 है और चोरी में नंबर 1 है। बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस एक काला धब्बा है। दे आर द शेम ऑफ बंगाल, आई एम टेलिंग यू। हर जगह पे पूरे पृथ्वी में बंगाल का नाम खराब कर रहा है ये तृणमूल कांग्रेस। सोफिया जी पहले उनको बोलने दीजिए, आपके पास भी आ रहा है। 2000 ठीक है सोफिया मैडम, अगली बार आप भी नहीं बोल पाएंगे, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। जी डॉक्टर, मैं बोल रहा हूँ अगर 2005 में इन्हीं ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट पे खड़ा होकर कहा कि 1 करोड़ अनुप्रवेशकारी घुसपैठियां बंगाल में रह रहे हैं जी, तो फिर 2025 आते आते वो संख्या 0 हो गया जी। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं। और सोफिया जी, क्या आपको लगता है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार की बात की जाए, अपराध की बात की जाए, घुसपैठ की बात की जाए, क्या इसके मामले बढ़ते हुए नजर नहीं आते? मुकुल जी देखिए, एसआईआर इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है और ममता सरकार तो फिर दिक्कत क्या है? आप लोगों का एमएलए आसिफ नैना क्यों मेरे जी सोफिया जी, लेकिन सवाल वही है कि उससे आखिर दिक्कत क्या है? इनको म्यूट कीजिए जी, आप कहिए। देखिए पहले उनको म्यूट कीजिए। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 60 लोगों की लगभग 60 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता हो या बीएलओज हो। इतना प्रेशर महीने 2 महीने में 3 महीने में जस्ट इलेक्शन से पहले एसआईआर करना, ये कहाँ का न्याय है? या आप बताइए, पहले भी एसआईआर हो चुके हैं जिसमें 1-2 साल लगते थे, धीरे धीरे काम चलता रहता था। ये कितने जनगणना क्यों नहीं करवा ले रहे हैं जी? लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी को भी कहा है, जो आज आपका प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, कि टीएमसी को सुनिश्चित कराना चाहिए एसआईआर की प्रक्रिया आसानी से हो सके, सरल तरीके से हो सके। एक साथ एसआईआर करवाइए ना। सोफिया जी आप बताइए जरा कि आपके एमएलए असित मजूमदार ने 2 दिन बैक टू बैक क्यों एसआईआर का हियरिंग रुकवा दिया? इसका उत्तर है आपके पास? वोटर्स का नाम काट दिया जा रहा है, उनको मौका भी दिया जा रहा है सोफिया जी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात कुछ और है। और खासतौर से शेखर जी, अगर देखा जाए, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि इस तरह की आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो सोफिया जी कह रही हैं कि नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जो पात्र मतदाता है उसको मौका भी दिया जा रहा है, वहां भी इनको दिक्कत है। सोफिया जी 1 मिनट, शेखर जी को पहले बोलने दीजिए। नहीं देखिए, पहले से ही तृणमूल कांग्रेस को लग रहा था कि एसआईआर की, अगर एसआईआर होने से 2 वोटर लिस्ट में अगर शुद्धिकरण होगा तो हमें नुकसान होगा। अब बड़ा सवाल है भाई क्यों नुकसान हो रहा है? क्या तृणमूल इस तरह की वोटर से जीतती थी क्या? क्या लोकप्रियता नहीं है क्या वहां पे? देखिए यही सवाल आ रहा है। इसीलिए पहले इन्होंने एसआईआर को लेकर बहुत भ्रम फैलाया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को धमका गया जी। अभी भी देखे पुलिस केस भी हो गया इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के पर। जब आप कानून की तौर पर आप कोई का केस रजिस्टर भी नहीं कर सकते। ये धमकाना, ये करना, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, ये तृणमूल की नेतृत्व जो है एक प्रकार से भौखलाहट में आ गई है, जो उनको पता है कि लोगों के अंदर इतना टेंशन नहीं है जितना इस पार्टी के अंदर टेंशन आ गया है कि भाई क्या वाकई हमारी जो फॉर्मूला हमारी चली आई है जीतने का, उस मामला क्या बिगड़ गया क्या? बिल्कुल, क्योंकि तमाम जिन राज्यों में एसआईआर हम देख पा रहे हैं, बाकी किसी राज्य में उतनी हलचल नजर नहीं आती। बिहार में भी हमने देख लिया था किस तरीके से बाद में जो पूरी प्रक्रिया है वो सफल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए वहां जरूर आपत्ति हो रही है। क्यों आपत्ति हो रही है, इसका जो जवाब है वो टीएमसी भी देने में कहीं ना कहीं हिचकिचाती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सैन, सोफिया जी और शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पे फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे नए साल से पहले कैबिनेट का आखिर आम जनता को क्या तोहफा मिला है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी।
नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैबिनेट के फैसले, या यूं कहा जाए कि साल के आखिरी दिन जो आम जनता को तोहफा दिया गया है, आखिर वो क्या है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इस साल की शुरुआत हुई थी, यानी जनवरी 2025 की अगर बात की जाए, तो पहले दिन भी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी और उसमें भी महत्वपूर्ण फैसले निकल कर आए थे। और साल के आखिरी दिन भी अगर देखा जाए तो ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी की बानगी आज भी नजर आई है। साल 2025 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन दोनों प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी, तो क्षेत्रीय विकास भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। साल 2025 के आखिरी दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये प्रोजेक्ट नासिक से सोलापुर और कोरापुट से मोहना के बीच में हैं। प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव है। पीपीपी मॉडल पर 6 लेन वाला हाईवे नासिक से सोलापुर के अक्कलकोट तक बनेगा। यह 374 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। 19,142 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। यह हाईवे सूरत चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर का अहम हिस्सा होगा, जो पश्चिम भारत को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए महाराष्ट्र के नासिक के अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जैसे प्रमुख जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।
नए हाईवे के बनने से नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी 14% तक कम हो जाएगी और जहां अभी करीब 432 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, वह घटकर 374 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। कैबिनेट बैठक में ओडिशा के लिए भी एक अहम सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई। कोरापुट से मोहना तक के हाईवे के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का फैसला लिया गया है। इसके तहत मौजूदा सड़क को 2 लेन का बनाया जाएगा। परियोजना पर करीब 1526 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कॉरिडोर 206 किलोमीटर से भी लंबा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिसमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं ना कहीं सरकार का एक फोकस नजर आता है और इस वर्ष तो हमने पूरा देखा है कैसे ये वर्ष जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम रहा है, क्योंकि सरकार का संदेश साफ है कि जो विकास है उसका आधार हमें मजबूत करना है और उसी के लिए लगातार इस तरह के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मिशन मोड में काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर, कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना अपनी युद्ध तैयारियों को आत्मनिर्भरता के नए आयाम पर लेकर जा रही है। नई तकनीक, वैश्विक घटनाक्रम और दीर्घकालिक चुनौतियों को देखते हुए सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है और खासतौर से भारतीय सेना लगभग 200 तरह के गोला बारूद और सटीक हथियारों का इस्तेमाल करती है। इनमें से 90% से अधिक गोला बारूद अब देश में ही तैयार किए जा रहे हैं। बाकी श्रेणियों की भी अगर बात की जाए तो उन पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्योग की भागीदारी भी है। वहीं मेक इन इंडिया के तहत 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर विभिन्न चरणों में और लगभग 26,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद की आपूर्ति ऑर्डर भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं। इससे आपूर्ति व्यवस्था अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनी है और ज्यादा भरोसा अब भारत पर पूरी दुनिया कर रही है। सेना ने आयात पर निर्भरता घटाकर और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर गोला बारूद के क्षेत्र में 90% स्वदेशीकरण हासिल किया है, जिससे उसकी दीर्घकालिक संचालन क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। भारतीय सेना की इस आत्मनिर्भरता से न सिर्फ वर्तमान की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगा। तो जाना आपने किस तरीके से रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए वो लगातार न सिर्फ मजबूत हो रहा है, बल्कि वहां भी आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे हमें यहाँ न्यूज नाइट में भी बढ़ना होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे फिर कैसे राम में हुई अयोध्या नगरी। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी।
2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रामनगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था और श्रद्धा के साथ ही उत्सव का केंद्र भी बनी हुई है। जी हां, भव्य और दिव्य द्वादशी महोत्सव में देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान धर्म, आस्था और राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। आज अयोध्या एक बार फिर राममय नजर आई। मौका था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का। इस अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव का भव्य और दिव्य रूप नजर आया। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर पर जहां देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के CM योगी ने भी प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि यह वही भूमि है जिसने वर्षों तक भगवान राम के लिए असहनीय बलिदान दिया, अपमान सहा, लेकिन आस्था को भी डिगने नहीं दिया। प्रभु श्री राम अपनी कीर्ति से आज केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को विभूषित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर रक्षा मंत्री ने धर्म ध्वजा को भी स्थापित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले यहां कम ही लोग आते थे, लेकिन पिछले 5 साल में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब।
वर्ष 2024 में 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किया था। ये वो पल था जिसका इंतजार भगवान राम के साथ हर राम भक्त, हर सनातनी को था। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। साथ ही बड़ी संख्या में इस विशेष अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। आज प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ना सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की हम बात करें जो कि संपन्न हुआ था पहले, या फिर आज की बात की जाए द्वादशी की, अपने आप में महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे नए साल के कैलेंडर में क्या है खास। कसूरी मेथी लाजवाब है स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नए वर्ष के नए कैलेंडर को लेकर। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार की थीम भारत एड 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि रखा गया है। और आपको बता दें, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं। प्रिया कुमार को दूरदर्शन परिवार की तरफ से शानदार विदाई दी गई। इस दौरान महानिदेशक प्रिया कुमार ने न केवल अपने शानदार सफर को सभी के साथ साझा किया, बल्कि इस दौरान वो थोड़ी भावुक भी हो गईं।
दूरदर्शन परिवार से आज उस शख्सियत की विदाई हुई जिन्होंने न केवल इस चैनल को नई पहचान दिलाई बल्कि ऐसे आयाम स्थापित किए जिन्हें दूरदर्शन वर्षों तक याद रखेगा। प्रिया कुमार का डीडी न्यूज के महानिदेशक पद पर करीब 2 साल का शानदार सफर रहा। दूरदर्शन में जब डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार को विदाई पार्टी दी गई तो वो अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक हो गईं। इट्स बीन लाइक अ फैमिली एंड यहाँ पे काम बिना फैमिली के साथ करा नहीं जा सकता है। इफ ऑल ऑफ अस डोंट फील कि वी वर्किंग टुगेदर तो होगा नहीं। सो थैंक यू एवरीबडी। इस तरह मैं बोल नहीं सकती हूँ, आई गेट मोर इमोशनल, बट थैंक यू एवरीबडी। इट्स बीन अ ऑनर वर्किंग विद यू ऑल। विदाई समारोह में दूरदर्शन में कार्यरत अन्य सहयोगियों ने डीडी न्यूज महानिदेशक प्रिया कुमार के साथ बिताए पलों को याद किया, साथ ही उनके इस कार्यकाल को प्रेरणादायक बताया। सभी सहयोगियों ने महानिदेशक प्रिया कुमार के साथ कार्य क्षेत्र के अनुभव को साझा किया। Biggest and the best kind of a farewell meeting that I'm saying on a cold evening, windy cold evening, which is symbolic of the people leaving us or deprivation. The warmth with which we have all gathered speaks volumes for the person, also for the institution. निसंदेह हमने सभी ने काम किया, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हमारे साथ में सभी ने काम किया, लेकिन एक लीडर के बिना ये संभव नहीं होता। जब तक आप उसका फेथ नहीं होता आपके ऊपर, वो संभव नहीं होता। और एक मिक्स फीलिंग है। प्रिया मैम, महेश जोशी जी, वाईपी सिंह जी सब आज हमारे बीच से प्रोफेशनली अलग हो रहे हैं। विदाई समारोह में दूरदर्शन के जाने माने चेहरे भी मौजूद रहे। सभी ने न केवल प्रिया कुमार के काम की सराहना की बल्कि वो उनको विदाई देते वक्त भावुक भी हो गए। इसके अलावा आज दूरदर्शन परिवार से हेड ऑफ प्रोग्राम के पद से महेश जोशी भी सेवानिवृत्त हुए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बहुत कुछ दिया, हमारी पहचान बनाई है और इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमारा योगदान तो रहा ही। ये तब संभव हो पाया जब मेरे ऊपर सारे ऑफिसर्स का फेथ था कि एक बार बोल देते थे जैसे मैम करेगी, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार का सफर मीडिया प्रोफेशनल के साथ साथ प्रेरक भी रहा है। उनके नेतृत्व में डीडी न्यूज ने नई ऊंचाइयों को छुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रिया कुमार के नेतृत्व में हमने देखा है किस तरीके से डीडी न्यूज जो है नए पड़ाव उसने देखे हैं, बदलाव भी उसने देखा है और दर्शकों तक सटीक और सच्ची खबर जो है वो पहुंचाने का उद्देश्य भी पूरी तरीके से पूरा हुआ है। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे नए साल की जोरदार तैयारियों को लेकर भी किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। PM विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल
कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। सड़क, रेलवे, बिजली और कोयला सहित कई परियोजनाओं की समीक्षा यहां की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही पीएम श्री योजना को समग्र बनाने पर भी जोर दिया है, बल दिया है। ये 50वीं बैठक प्रगति की, जिसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही मुख्य सचिवों को पीएम श्री योजना की बारीकी से निगरानी करने को भी प्रधानमंत्री ने कहा है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र हित में लंबे समय से लंबित परियोजनाएं जो हैं वो पूरी की गई हैं। जो पहले काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, उनको जल्द से जल्द पूरा किया गया है। ये 50वीं बैठक थी प्रगति की, जिसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अरुण शर्मा का, जो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास रहा इस प्रगति की अगर अध्यक्षता की हम बात करें, जिसके अलग अलग क्षेत्रों को लेकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ना सिर्फ जो हिदायत है वो भी दी है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर यहाँ चर्चा की है। देखिए, प्रगति मीटिंग के अगर सबसे बड़े टेक अवे की बात की जाए तो वो ये है कि एक तरह से ये 50वीं बैठक आप कह सकते हैं प्रगति बैठक की। अब पिछले एक दशक में देखेंगे तो लगभग 85 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट देश भर के अंदर हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक करने के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इस प्रगति बैठक की सबसे बड़ी बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिकेट किया है कि अब जो नेक्स्ट फेज ऑफ प्रगति मीटिंग होगी, यानी कि अगली जो भी मीटिंग होगी प्रगति की, उनका फोकस होगा रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई, यानी कि रिफॉर्म वो होंगे जो कि सरलीकरण पर फोकस करेंगे। दूसरा, परफॉर्म टू डिलीवर, यानी कि हमें डिलीवरी बेस्ड रखना है और एक तरह से इंक्लूसिव अप्रोच हो डिलीवरी मैकेनिज्म का, उस बात पर फोकस हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ट्रांसफॉर्म टू इम्पैक्ट, ये 3 बड़ी बातों का फोकस रहेगा प्रगति बैठक का। हम इस बात को जानते हैं कि लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस बात पर फोकस रहा है कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते थे जो स्टक हो जाया करते थे, तो स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे बेहतर तालमेल हो जिससे कि प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जा सके, इस बात पर साफ तौर पर फोकस रहा था। तो आज की जो प्रगति की बैठक हुई, जो कि 50वीं बैठक कही जा सकती है प्रगति बैठक की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी से सेक्रेटरीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फोकस इसी बात पर रहा है कि कैसे आसान बनाया जाए रिफॉर्म की प्रक्रिया। बिल्कुल अरुण, किस तरीके से और बेहतर उसको बनाया जा सकता है, लगातार प्रधानमंत्री का फोकस पर रहता है, उसको एक बार फिर से उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नए वर्ष को लेकर। जी हाँ, नए वर्ष का जो उत्साह है वो चरम पर नजर आ रहा है। कई ऐसे देश यानी किरीबाती, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में नव वर्ष हो भी चुका है, लोग गर्मजोशी से इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बात अगर की जाए भारत की, वहाँ पर क्या स्थिति है वो आपको हम बताएंगे। हमारे साथी जो हैं, संवाददाता जो हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ना सिर्फ अगर मुंबई की बात की जाए, बेंगलुरु की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शामा, आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई की अगर बात करें, किस तरीके से जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है नव वर्ष का? तक में तो कितना हो गया था, हाँ, कि जगह नहीं मिलेगा। तो लगातार आवाज़ आ रही है यहाँ से। साथ ही आपसे जानना चाहूँगा दिवांशु, अगर देखें किस तरीके से जो जश्न है वो फिलहाल कह सकते हैं कि चल रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं नया साल का। देखिए, बिल्कुल नए साल को अब कुछ ही देर का वक्त बचा है। ऐसे में न केवल पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जो है जश्न में डूबी हुई है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, अपने नए साल का जश्न मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं, बार हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि हाई फुटफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी
कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा का उनका खास ध्यान रखना होता है। तो कनॉट प्लेस इलाके में न केवल दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको तैनात किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, 7 बजे के बाद से ही कनॉट प्लेस इलाके में गाड़ियों की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरीके से लगातार है वो चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि जो जश्न है वो फीका ना हो, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की हमारे पास कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज नाइट में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के